आज का टॉपिक क्या है? कोशिका। कोशिका को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके बैठना, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये जो कोशिका है, ठीक है ना, इस कोशिका का अध्ययन ये कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अच्छा, कोशिका की खोज किसने की? ये भाई साहब की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है ना। और कब की है? 1665 में की है। कोशिका की खोज 1665 में किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और ये भाई साहब मृत कोशिका थी, यानी कि डेड सेल थी। ये कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो ढक्कन होता है ना, बोतल का ढक्कन, उसकी कार्क में इसकी खोज की थी, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। और ये कैसी सेल थी? डेड सेल थी। अब प्रश्न ये बनता है कि भाई साहब सबसे पहले तो ये कोशिका क्या है, समझना ध्यान से। कोशिका क्या है? तो कोशिका की बात की जाए अगर, तो कोई भी बॉडी, चाहे पेड़ की हो चाहे मनुष्य की हो, ठीक है ना, तो कोई भी शरीर, ये शरीर क्या हो सकता है? पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और जीव जंतु भी हो सकते हैं। अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। ये भाई साहब अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। और इन्हीं इकाइयों को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। थोड़ा और समझते हैं। मानव शरीर अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। इन्हीं इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब दूसरी बात सुनना भाई साहब, ये जो कोशिकाएं हैं ये असंख्य हैं मानव शरीर में, या किसी की भी बॉडी में असंख्य हैं। इन कोशिकाओं का जब समूह एक ही कार्य करता है तब इसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यही टिश्यू है। जब कई सारे ऊतक मिलके एक ही कार्य करने लग जाएं, तब भाई साहब जब कई सारी कोशिकाएं मिलके एक ही कार्य करने, तो क्या बोलेंगे? ऊतक। अब ऊतक जो है, ये कई सारे ऊतक जब एक ही कार्य में लग जाएंगे तब क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। इसी को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं, ठीक है ना। अब कई सारे अंगों को मिलाकर क्या बनता है? अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र। और ये अंग तंत्रों को अगर मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? बॉडी बन जाएगा, हमारा शरीर बन जाएगा। तो हमारे शरीर की जो सबसे प्राथमिक इकाई है उसे क्या कहते हैं? हम ये कह सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई ये क्या कहलाती है बच्चा? कोशिका कहलाती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट कह लो। ह्यूमन बॉडी में यही क्या है तो क्या है भैया? कोशिका है। यही क्या है तो क्या है? कोशिका है। या छोटा सा वैसा हमारा शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, इन्हीं को क्या कहते हैं? अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, इन्हीं को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन क्या है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। यह मृत कोशिका थी और इन्होंने कार्क में यानी बोतल के ढक्कन में इसको देखा था, ठीक है ना। अगर बोला जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, यानी कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तब भी आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक है। फिर एक प्रश्न और है, कोशिका शब्द किसने दिया? वैसे तो उन्होंने कोशा शब्द दिया था, लेकिन अगर पेपर में आता है कोशिका शब्द किसने दिया, तब भी आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक है। तब भी आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक है। अब इन्होंने डेड सेल देखी, तो अब आती है जीवित वाली कोशिका, लाइफ सेल। अगर जीवित कोशिका की बात की जाए, ये बच्चा जो जीवित कोशिका है, इस जीवित कोशिका की खोज किसने की है? ये की है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये किसने की है भैया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अच्छा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है ना। इन्होंने इस कोशिका को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, ठीक है ना। किसको देखा है? जीवित कोशिका को। और ये जो जीवित कोशिका इन्होंने देखी है, ये भाई साहब काय में देखी है? तालाब के पानी में देखी है। काय के पानी में देखी है? तालाब के पानी में देखी है। तो ये कौन सी कोशिका है? जीवित कोशिका। अगला भाई साहब, जीवित कोशिका की खोज कब हुई? तो ये जीवित 1674 में। और कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान के जनक भी कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। कोई समस्या इतनी बात में? इसके बाद भैया, इसके बाद आता है कि
ये जो कोशिका है, ठीक है ना, ध्यान समझना, कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, तो कोशिका में सर्वाधिक ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। कितने परसेंट है? लगभग 65% के आसपास है। दूसरा प्रश्न सुनना, क्या है? कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला अवयव कौन सा है? तो भाई साहब अगर अवयव की बात की जाए तो कौन है? पानी। और एक कोशिका में लगभग 75 से 85% क्या भरा है? पानी भरा है। क्या भरा है? पानी भरा है। तो कोशिका जो है इसमें सर्वाधिक क्या है? पानी है। और तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? ऑक्सीजन है। तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक बात है। इसके बाद भैया अगला पॉइंट सुनना, अगर हम लोग बात करें कोशिका की, ठीक है ना, अगर जीव की बात की जाए, बात समझना, किसकी बात कर रहा है? जीव की। प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है ये एक कोशिका से होती है। बहुत सरल सी बात है। किससे होती है? एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। उत्पत्ति के बाद जो बहुकोशिकीय जीव है वो भाई साहब बहुकोशिकीय हो जाता है, मल्टी सेलुलर हो जाता है। और जो एक कोशिकीय है वो भाई साहब एक कोशिकीय यानी कि सिंगल सेलुलर ही रह जाता है। लेकिन उत्पत्ति के समय सब कैसे हैं? एक कोशिकीय हैं। कैसे हैं? एक कोशिकीय हैं। चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, बनेगा किससे? एक कोशिका से बनेगा। कोई समस्या इतनी बात में? इसके बाद भैया अब हम लोग अगर बात करें, ये जो कोशिका है, ठीक है ना, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है भैया शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, इसे बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग सेल। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी कोशिका हो गई शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग सेल। इसके बाद भैया आता है सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। और ये क्या कहलाती है? न्यूरॉन सेल। क्या कहलाती है? न्यूरॉन सेल कहलाती है। इसके बाद भैया आता है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। और कहीं पूरा नाम इसका है माइक्रोप्लाज्मा गैली सेप्टिका। ये जो माइक्रोप्लाज्मा गैली सेप्टिका है ये क्या है? सबसे छोटी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सेल है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इतनी बात में कोई समस्या? अच्छा, इसके बाद भैया अब थोड़ा सा मानव शरीर की बात कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल बात हो गई। अगर मानव शरीर की बात की जाए, सुनना ध्यान से, अगर मानव शरीर की बात करें भैया तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु, फीमेल एग बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं भैया? मादा अंडाणु। ठीक है ना। अच्छा, ये जो भैया ये हो गई। अब बात करते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो ये तंत्रिका तंत्र के शरीर में है, मानव शरीर में है। तो सीधा लिखे दे रहे भैया न्यूरॉन सेल। क्या है ये? न्यूरॉन सेल है। यानी कि न्यूरॉन सेल मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और यही भाई साहब विश्व में भी, या कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में भी अभी तक जो खोजें हुई हैं उनमें भी सबसे लंबी कोशिका है। तीसरे नंबर पे बात आती है भैया सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, इसे स्पर्म भी कहते हैं। अरे ये शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तब आप बताओगे ग्रेन्यूल सेल। ये ग्रेन्यूल सेल कहां है? तो भाई साहब ये है मस्तिष्क में। ये कहां है? तो कहां है? मस्तिष्क में है। ये कहां है? तो कहां है? मस्तिष्क में है। कोई समस्या इतनी बात में? सुनना भैया ध्यान से, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? भाई साहब बोलना है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? कोशिका की खोज कब हुई थी? ठीक है, ये जीवित थी कि मृत थी? ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लियोवेनहॉक। अच्छा, कब की है? 1674। अच्छा, कोशिका क्या है? तो वैसा हमारे शरीर में अनेक छोटी छोटी इकाइयां होती हैं। इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यह मानव शरीर जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है उन्हें क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसके बाद भैया है भैया सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैली सेप्टिका। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल। ठीक है ना, बोलना है भाई साहब। इसके बाद भैया मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। कौन सी है? और तीसरा भैया है मानव शरीर में
सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन सेल है। क्या है? तो क्या है? न्यूरॉन सेल है। कोई समस्या है इतनी बात में भैया? किसी को नहीं? अब आगे सुनना भैया। अगर हम लोग बात करें जीवधारियों की, ध्यान समझना, अगर हम लोग जीवधारियों की बात करें तो जीवधारियों के आधार पर एक कोशिका जो है, ठीक है ना, इसे मुख्य रूप से तो दो भागों में बांटा गया है, बात समझना। और वैसे इसके तीन भाग हैं। पहले में क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। दूसरे क्या होते हैं भैया? बहु कोशिकीय जीव। ये तो तीन हो गए, दोनों क्लियर हो गए। अच्छा, तीसरा जो है वो कहलाता है अकोशिकीय जीव। अब भाई साहब समझना ध्यान से क्या कह रहा है। ये सबको पता है, जो एक कोशिका रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिका कहते हैं। अभी बताया था प्रत्येक जीव एक कोशिका से ही बनता है, इसके बाद वो एक सेलुलर या मल्टी सेलुलर हो जाता है। अच्छा, दूसरा सुनना भैया। एक कोश की जीव में एक कोशिका है, अमीबा पैरामीशियम वाला, यूग्लिना कह लो, ये कैसे हैं? एक कोश की जीव है। बहुकोश की जीव जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं हैं उसे क्या बोलेंगे? बहुकोश की जीव। ये जो बहुकोश की जीव है इसमें मनुष्य कह लो, ठीक है ना, पेड़ पौधे कह लो, हाथी, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, ये सब किसमें आते हैं? बहुकोशिकी में आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, कौन सा वाला? अकोशिकी। ये भाई साहब इकलौता एक कौन है? वायरस है। ये अकेलाता कौन है? वायरस है। इसे विषाणु भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। कोई समस्या इतनी बात में? वायरस को अंग्रेजी में नॉन सेलुलर कहते हैं। इसके पास कोई कोशिका नहीं है, ठीक है ना। और मुख्य रूप से जीव कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है ना। वायरस या विषाणु के पास कोई कोशिका नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आता है पेपर में, कोशिका सिद्धांत। क्या आता है? कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो भाई साहब बहुत सरल है, ये दिया है स्लाइडेन तथा स्वान ने। ये किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। अच्छा, स्लाइडेन कौन है ये भाई साहब? इन स्लाइडेन भाई साहब ने क्या दिया है? पादप कोशिका सिद्धांत। क्या दिया है इन्होंने? पादप कोशिका सिद्धांत। ये प्लांट सेल थ्योरी है। इन्होंने भाई साहब क्या दिया? इन्होंने दिया भैया जंतु कोशिका सिद्धांत। ये एनिमल सेल थ्योरी है। ये दी गई 1838 में और ये दी गई भैया 1839 में। तो फिर प्रश्न सुनना क्या है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन ने क्या दिया है? पादप कोशिका सिद्धांत। और स्वान ने क्या दिया है? जंतु कोशिका सिद्धांत। फिर से भाई साहब कह रहे हैं नालायकों बोल लो, ठीक है ना। अच्छा, फिर अभी सुनो ध्यान से। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कितने कोशिका से होती है? एक कोशिका से होती है। कितनी कोशिका से होती है? एक कोशिका से होती है। और एक कोशिका के बाद भैया क्या बन जाते हैं? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय बन जाते हैं। पहला पॉइंट। इसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक है ना। और स्लाइडेन और स्वान जो है, ये भाई साहब स्लाइडेन ने पादप कोशिका सिद्धांत दिया और स्वान ने जंतु कोशिका सिद्धांत दिया है। अच्छा, इसका सुनना। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, ये जो न्यूक्लिक अम्ल हैं, ठीक है ना, इन्हें भाई साहब कोशिका की अचल संपत्ति कहा जाता है। अचल संपत्ति मतलब कोशिका में जो मुख्य रूप से जो निर्माण में सहायक है वो कौन है? न्यूक्लिक एसिड्स हैं। कौन है? तो कौन है? न्यूक्लिक अम्ल है। इन न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका की अचल संपत्ति कहा जाता है। इतने में कोई समस्या भैया? अच्छा, अब दूसरा बनता है भैया, कोशिका कितने प्रकार की है? अब क्या कह रहा है भैया? कोशिका कितने प्रकार की है? सुनना ध्यान से। कोशिका कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। लेकिन जीवधारी के बाद बात करते हैं तो कितने प्रकार थे? तीन, ठीक है ना। तो कोशिका दो प्रकार की कौन कौन सी है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ध्यान से समझना भैया, यहाँ प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, ठीक है ना। कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की है भैया? दो प्रकार की है, ठीक है ना। दूसरी इंक नहीं है? इंक लाओ साहब इंतजाम करके।
सुनना भैया, पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक, ठीक है ना। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है ना। ये जो प्रोकैरियोटिक है ये होती है अविकसित जीवों में है, ठीक है ना। ये है विकसित जीवों में, ठीक है ना। जैसे 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 अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, नील हरित शैवाल, इन सब में क्या है, ये कैसे जीव हैं, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में भैया बड़े जीव आते हैं, ठीक है ना। आपके आसपास आपको जोड़ के जितने भी जीव जंतु दिख रहे हैं सब क्या हैं, यूकैरियोटिक है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात समझना, इनका जो आकार है ये 0.5 माइक्रोन से कैसा होगा, कम होगा, ठीक है ना, जीरो लिख दे रहे हैं। ये जो यूकैरियोटिक हैं ये 0.5 माइक्रोन से कैसे होते हैं, अधिक होते हैं या बड़े होते हैं। ये इनका भैया क्या है, आकार है। कोई समस्या इतनी बात में। अच्छा, अब भाई साहब ये जो प्रोकैरियोटिक हैं, अगर श्वसन की बात की जाए, ठीक है ना, इनमें श्वसन जीव द्रव्य या प्लाज्मा झिल्ली में होता है। श्वसन इसमें कहां होगा, जीव द्रव्य या कहां होगा, प्लाज्मा झिल्ली में होगा। अच्छा, दूसरी बात भैया बहुत इंपॉर्टेंट, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन कहां होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल कह सकते हो उसे, कोशिका का श्वसन अंग। ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये कौन है, तो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बहुत सरल भाषा में अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं, अविकसित जीव हैं, यूकैरियोटिक विकसित जीव हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये बड़े जीव हैं जो जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। बहुकोश की जीव लिखे दे रहे हैं, इसमें सब क्या आएंगे, बहुकोशिकीय जीव, क्या आएंगे, तो क्या आएंगे, बहुकोशिकीय जीव आएंगे, ठीक है ना। एक बात और सुन लो भैया, इसमें अगर राइबोसोम की बात की जाए, राइबोसोम दो प्रकार के हैं मुख्य, इसमें पाया जाता है 70S राइबोसोम और इसमें पाया जाता है भैया 80S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। इतने में कोई समस्या किसी को, तो कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कोशिका को अगर 2 भागों में बांटा गया है तो भाई साहब पहली कौन सी है, प्रोकैरियोटिक अविकसित जीवों में होती है, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना वगैरह। दूसरा कौन सा है भैया, यूकैरियोटिक कोशिका किसमें होती है, बड़े जीवों में होती है, किसमें होती है, बड़े जीवों में होती है। और ये जो भाई साहब बड़े जीव हैं जिनमें मनुष्य, गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, बंदर सारे आते हैं, ठीक है। किसी को कोई समस्या। अब दूसरा पॉइंट सुनना भैया, अभी हम लोगों ने पढ़ा कोशिका कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है, कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है, ठीक है ना। अब फिर से यही चीज है, कोशिका 2 प्रकार की है लेकिन आंसर अलग है। अब एक है जंतु कोशिका और दूसरी है पादप कोशिका। पहला क्या है, जंतु कोशिका, और दूसरा क्या है, यानी जंतु कोशिका बोले तो एनिमल सेल, पादप कोशिका बोले तो प्लांट सेल, दोनों अलग अलग हैं। अब अलग अलग कैसे हैं सुनिएगा ध्यान से, पेपर में जब प्रश्न आएगा तो 2 तरह से या 3 तरह से प्रश्न मुख्य रूप से है, सुनिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न तो भैया है कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ा थोड़ा करके, ये स्टैटिक टाइप का है, इसका प्रश्न है, ठीक है ना। खोज किसने की, ठीक है ना, बड़ा कोशिका कौन सा है, छोटी कोशिका कौन सी है, नॉर्मल सी जो बातें हैं वो है। दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न भैया आता है सेल ऑर्गन से, कोशिकांगों से प्रश्न आता है, ठीक है ना। ये कोशिकांगों क्या, राइबोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अंतःपदप जालिका क्या है, ठीक है ना, लवक क्या है, केंद्रक क्या है, केंद्रिका क्या है, इनसे प्रश्न आते हैं पेपर में, ठीक है ना। और ये जो सेल ऑर्गन्स हैं ये पादप कोशिका में अलग सेल ऑर्गन है और जंतु कोशिका में अलग सेल ऑर्गन है। एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरी बात समझना ध्यान से, इनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या अपने पास स्पेशल लगती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्पेशल लगता है अपने पास, प्लास्टेड अपने पास क्या स्पेशल लगता है, इनसे अलग से फिर प्रश्न आएगा अंदर से, ठीक है ना। तो 2 टाइप की कहानी हो गई। तो अब कोशिका कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। जब आपने इंटर में पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा उसे अलग अलग डायग्राम बनाया गया होगा, ये भाई साहब पादप कोशिका का डायग्राम है, ये जंतु कोशिका का डायग्राम है, ये कंपटीशन है,
कंपटीशन का मतलब क्या है? सामान्य विज्ञान। बात समझना, यहाँ भाई साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप बीए करके आए हो या बीएससी करके आए हो या मैथ्स से करके आए हो या बायोलॉजी करके आए हो। ये वो विज्ञान है कि जो सबको आना चाहिए। तो हम लोग भाई साहब एक ही डायग्राम बनाते हैं, इसमें भाई साहब जनता और पादर दोनों की मिलीजुली सरकार है, ठीक है ना। केवल समझने के लिए है, ठीक है ना। और समझने की तात्पर्य इससे है भाई साहब कि कोशिका क्या है और कैसे चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तेज बोलो साहब। इन्होंने क्या बोला? तेज बोलो। देखो भैया, ये नॉर्मल टाइप से कोशिका हो गई, ये ना तो एनिमल सेल है और ना ही प्लांट सेल है, ठीक है ना। केवल समझाने के लिए है, ठीक है ना। सबसे पहले तो भैया ये जो आउटर लेयर है इसे कहा जाता है सेल वॉल। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। ये जो है ये है सेल मेम्ब्रेन। इसे हिंदी में कहते हैं भैया कोशिका झिल्ली। इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद भैया, इसके बाद एक यहाँ पर ये इसके ऊपर बिंदी बिंदी संरचना है, ये जो बना है ये इसे बोला जाता है अंतः प्रदैव्य जालिका, ठीक है ना। इसके ऊपर जो बिंदी बिंदी संरचनाएं हैं ये इसके ऊपर है, ये अंतः प्रदैव्य जालिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे कहा जाता है राइबोसोम, ठीक है। इसके बाद भैया यहाँ पर एक और सेल ऑर्गन बना दिया, इसका नाम है लाइसोसोम, ठीक है। यहाँ पे एक बना है, इसका नाम है रेक्टिका, वेंक्यूल्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पे एक और बना रहे हैं, ये कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पे एक और ये है, इसे बोल रहे हैं लवक, ये प्लास्टेड है। यहाँ पे एक और है, इसका नाम है गोल्जी काय, इसी को गोल्जी बॉडी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद भैया ये एक और है, इसका नाम है कारक काय, ठीक है ना। इसे सेंट्रोसोम कहते हैं। ये क्या है? सेंट्रोसोम। इसके अंदर जितना पानी भरा है, फ्लूइड भरा है, इसे कहा जाता है जीव द्रव्य। ये प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है ना। केंद्रक में जो पानी भरा है ये क्या है भैया? केंद्रक। ये जो ऐसे बोलते हैं क्रोमैटिन धागे। ये जो बीच में है इसे कहा जाता है केंद्रिका। क्या कहा जाता है इसे? केंद्रिका, ठीक है। इसके बाद भैया ये इंपॉर्टेंट वाले सेल ऑर्गन्स हैं जिनसे पेपर में बढ़िया प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इनको समझते हैं, समझना ध्यान से। ये जो सेल ऑर्गन्स लिखे हैं ये एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों के मिले जुले हैं, ठीक है ना। अब कैसे करके समझना है समझिएगा। सबसे पहले भैया बात करते हैं जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। एक सेल के अंदर जितना पानी भरा है या इस सेल में जितना फ्लूइड भरा है, अभी बताया था ना 75 से 80%, 85% क्या भरा है? फ्लूइड भरा है। यही फ्लूइड क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। इसकी खोज किसने की है? फेलिक्स डोजार्डिन ने की है। और नाम किसने रखा है? पुरकिंजे ने रखा है, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात सुनना भैया, ये जीव द्रव्य क्या है? यानी कोशिका के अंदर जितना फ्लूइड भरा है, जितना पानी भरा है वही क्या है? जीव द्रव्य है। अच्छा ये जो जीव द्रव्य कोशिका के अंदर का पानी है, तो भाई साहब केंद्रक के अंदर जो पानी भरा है ये थोड़ा अलग है। बात समझना ध्यान से। किसके अंदर? केंद्र। और दूसरा ये वाला पानी है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग है इसके, 2 भाग। पहला वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भैया कोशिका द्रव्य, अभी ठीक है। और दूसरा वाला को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। यानी ये साइटोप्लाज्म है, ये भाई साहब न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव्य है, ठीक है ना।
और इस पूरे के अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गन रहते हैं। अगर जीव द्रव्य ना हो, बात समझना, अगर मानव के शरीर में पानी ना हो तो कुछ भी बचेगा नहीं। वैसे भाई साहब अगर जीव द्रव्य ना हो तो जितने सेल ऑर्गन है सारे कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक व्यक्ति हुए, इनका नाम था प्रोफेसर हक्सले, ये कई बार पेपर में आया है। अच्छा, सभी जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं ये जीव द्रव्य के अंदर ही जीवित रहते हैं। जितने भी सेल ऑर्गन हैं ये इसी जीव द्रव्य के अंदर ही अपनी भौतिक क्रियाएं करते हैं। इसी वजह से प्रोफेसर हक्सले ने इस जीव द्रव्य को क्या कह दिया साहब? जीवन का भौतिक आधार कहा। किसने कहा है? प्रोफेसर हक्सले ने। प्रोफेसर हक्सले ने जीव द्रव्य को क्या कह दिया? जीवन का भौतिक आधार कहा। इसमें कोई समस्या भैया? कोई समस्या नहीं, ठीक है भैया। इसके बाद कोशिका द्रव्य क्या है? सुनना ध्यान से, यानी कि केंद्रक की जो मेम्ब्रेन है, केंद्रक, और यहां पर भाई साहब है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली से केंद्रक के बीच में जितना पानी भरा है, जितना फ्लूइड भरा है, उसे क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। दूसरा भाई साहब, दूसरा केंद्रक के अंदर जितना फ्लूइड भरा है उसे क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव्य कहेंगे। और इसी केंद्रक द्रव्य में क्या पाया जाता है? इसमें डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया। अभी ये अलग से बताएंगे केंद्रक में, ठीक है ना, कोई समस्या? अच्छा, इसके बाद भैया ये जो जीव द्रव्य है, ठीक है ना, जीव द्रव्य के बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गन की बात करते हैं। इसका नाम है कोशिका भित्ति। सुनना ध्यान से, क्या नाम है इसका? कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति है इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या है भैया? ये केवल किसमें है? पादप को सेल में है, प्लांट सेल में है, ठीक है ना। अब ये भाई साहब प्लांट सेल में है, तो ये प्लांट सेल में जब है तो भाई साहब ये जंतु कोशिका में एब्सेंट है, जंतु कोशिका में ये पाई नहीं जाती। अब जंतु कोशिका में जब ये पाई नहीं जाती है तो भाई साहब जंतु कोशिका में आउटर लेयर के रूप में क्या निकल के आएगा? कोशिका झिल्ली निकल के आएगी। अच्छा, ये बनी काहे की होती है? सेल्यूलोज की बनी है। तो कोशिका भित्ति काहे की बनी है? सेल्यूलोज की बनी है। केवल किस कोशिका में पाई जाएगी? पादप कोशिका में पाई जाएगी। और ये पारगम में होती है। कैसी होती है? पारगम में होती है, ठीक है ना। अच्छा, अगला पॉइंट सुनना भैया। अब ये अगर पारगम में है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है? सेल्यूलोज की बनी है। अब दो तीन इसमें प्रश्न आते हैं पेपर में, सुनना ध्यान से। पहला भाई साहब जो जीवाणु है, ये जो जीवाणु है इसकी कोशिका भित्ति काहे की बनी है? ये भाई साहब पेप्टिडोंगलकाइन या पेप्टिग्लाइडेन की बनी होती है। सुनना भाई साहब, पेप्टिडोंगलकाइन। प्रोनाउंसिएशन समझना, अलग अलग नाम लिखा रहता है इसका। पेप्टिग्लाइडेन भी कह सकते हो, पेप्टिडोंगलकाइन भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति काहे की बनी है? पेप्टिडोंगलकाइन की बनी है। दूसरा भाई साहब आता है कवक। ये बहुत पेपर में आया है। कवक की कोशिका भित्ति काहे की बनी है? काइटिन की बनी है। काहे की बनी है? काइटिन की बनी है। तो जो कवक है इसकी कोशिका भित्ति काहे की बनी है? काइटिन की। एक भैया आता है शैवाल। ये भैया जो शैवाल है इसकी कोशिका भित्ति डबल लेयर है। एक तो पैक्टिन है और दूसरा भाई साहब सेल्यूलोज है। दूसरा क्या है? सेल्यूलोज है। तो पैक्टिन और सेल्यूलोज दोनों से किसकी बनी है? शैवाल की। लेकिन इसको ख्याल रखना, पेपर में ये आएगा। कवक का सबसे ज्यादा बार पेपर में आया, काहे की बनी है? काइटिन की। और जीवाणु की पेप्टिडोंगलकाइन की, पेप्टिडोंगलकेन की, पेप्टिडोंगलकाइन, एक है बात है सब, इसकी बनी होती है। कोई समस्या भैया इतनी बात में? अच्छा, दूसरे पे बात करते हैं। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल काहे में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, सुनना भाई साहब। तीसरे नंबर पे है कोशिका झिल्ली। इसी को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसे? सेल मेम्ब्रेन। अब समझना भैया इसको जरा, ये क्या कह रहा है। ये जो भैया कोशिका झिल्ली है ये जंतु में भी है और पादप में भी है। अब प्रश्न सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन पादप कोशिका की सेकंड आउटर लेयर है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल की सेकंड आउटर लेयर है। फर्स्ट आउटर लेयर है सेल वॉल, सेकंड आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन। कोई समस्या? लेकिन अब जंतु में तो यह ही नहीं, यह जंतु कोशिका की आउटर लेयर है।
ये किसकी आउटर लेयर है, किसकी सेकंड आउटर लेयर है, ये जंतु और पादप दोनों में होती है। कोई समस्या इतनी बात में। अच्छा अब दूसरा सुना, अगर ये जंतु कोशिका की आउटर लेयर है तो भाई साहब प्लांट सेल को सुरक्षा कौन दे रहा होगा? जंतु कोशिका की बात हो रही है, जंतु कोशिका को सुरक्षा कौन दे रहा है? प्लाज्मा झिल्ली। जंतु कोशिका का आकार जो है ये भाई साहब किस पर निर्भर करेगा? प्लाज्मा झिल्ली या क्या कह सकते हैं, कोशिका झिल्ली। अब अगला पॉइंट सुनना भैया, सुरक्षा और आकार। तीसरा पॉइंट सुनना, ये भाई साहब होती है अर्धपारगम्य। पारगम्य, अर्धपारगम्य मतलब क्या है? अच्छा सुनना, जंतु कोशिका से अगर कोई फ्लूइड कोशिका से बाहर निकलेगा या कोई फ्लूइड कोशिका के अंदर आएगा तो भाई साहब वो किसकी परमिशन से आएगा? कोशिका झिल्ली की। किसकी परमिशन से आएगा? कोशिका झिल्ली की परमिशन से आएगा। तो कोशिका झिल्ली बनी काय की है? तो भाई साहब ये बनी होती है, ये बनी होती है लाइपो प्रोटीन की बनी होती है। लाइपो का मतलब बच्चा किससे है? लिपिड। और प्रोटीन का मतलब किससे है? प्रोटीन से है। तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और ये क्या है? तो क्या है भैया? कोशिका झिल्ली। अच्छा क्या पढ़ा भैया हम लोगों ने? जीव द्रव्य, समझ में आ गया सही से? फेलिक्स डुजार्डिन ने खोज की है, नाम किसने दिया? अच्छा प्रोफेसर हक्सले ने क्या कहा? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अच्छा कोशिका भित्ति काहे की बनी है? और कोशिका झिल्ली काहे की बनी है? ठीक है ना। अच्छा कोशिका भित्ति कैसी है और कोशिका झिल्ली कैसी है? अर्धपारगम्य है। अच्छा जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है ये काहे की बनी है? पेप्टिडोंगल काइन की। काहे की बनी है? पेप्टिडोंगल काइन की बनी है। कवक की कोशिका भित्ति काहे की बनी है? काइटिन। काहे की बनी है? और शैवाल की कोशिका भित्ति काहे की बनी है? ये भाई साहब बनी है काहे की? पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी है। ठीक है, इतने में कोई समस्या? अच्छा अब आगे सुनना भैया, इसके बाद है अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसे भैया इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। ध्यान सुनना भाई साहब, ये अंतः प्रद्रव्य जालिका जो है ये यहाँ पे क्या है? केंद्रक। और यहाँ क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो ये केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच में या न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में संबंध स्थापित करती है। बहुत नॉर्मल सी बात याद रखनी कल बस। ठीक है ना। अच्छा इसके बाद भैया इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज की थी के.आर. पोर्टर। इसकी खोज किसने की है? के.आर. पोर्टर। अच्छा ये जो भाई साहब अंतः प्रद्रव्य जालिका है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया और दूसरा है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें भाई साहब ये अब्सेंट है, ये पाई नहीं जाती। ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट भैया, ये जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन ऑफ द सेल। कौन है? अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसके बाद भैया ये जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है इसी के ऊपर ये वैसे दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। पहला आता है चिकनी सतह वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। और दूसरी क्या आएगी भैया? खुरदरी सतह वाली अंतः प्रद्रव्य जालिका। अच्छा चिकनी का मतलब क्या है? ये आप अगर इसको ध्यान से देखना, जहां पर ये बिंदी बिंदी चिपकी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे बिंदी बिंदी चिपकी हुई है, जहां पर ये बिंदी बिंदी चिपकी हुई है यही बिंदी बिंदी क्या है? यानी इसके जिस भाग पर ये राइबोसोम चिपके हुए हैं उसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर राइबोसोम नहीं चिपके हैं वो कैसी है? चिकनी। इसे बोलते हैं स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा ये कैसी है? चिकनी सतह वाली। ये कैसी है? खुरदरी सतह वाली। अभी कोई समस्या इतनी बात में? इसके बाद भैया अब ये जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं इसे? कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, इतने में कोई समस्या किसी को नहीं? अब अगला सुनना भैया, अब इसी का भैया ये कहां गया? इसके ऊपर कौन चिपका है? राइबोसोम। कौन चिपका है? राइबोसोम। और जिसके ऊपर राइबोसोम चिपका उसे क्या बोलते हैं? खुरदरी सतह वाली अंतः प्रद्रव्य जालिका, रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
चलो अब राइबोसोम पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ये जो राइबोसोम है इसकी खोज किसने की है? एक है रॉबिन्सन एंड ब्राउन। कौन है ये? रॉबिन्सन एंड ब्राउन। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने कहीं खोज की है? राइबोसोम की खोज की। अच्छा भैया, ये जो राइबोसोम है, ठीक है ना, ये राइबोसोम में एक नाम और आएगा और इनका नाम है पैलाडे। ये पेपर में अधिक आएंगे, दोनों आते हैं वैसे, ठीक है ना। ये एनिमल सेल में है, ये प्लांट सेल में, तो अलग अलग कर लो। फिर सुनना क्या है, राइबोसोम की खोज प्लांट सेल में किसने की? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। और राइबोसोम डिस्कवर एनिमल सेल में किसने किया है? पैलाडे ने किया। किसने किया है? तो किसने किया है? पैलाडे ने किया है। इतनी बात में कोई समस्या किसी को? चलो भैया अगले सुनना भैया, ये जो राइबोसोम है, अब एक एक करके समझना। राइबोसोम सेल में कहां है? तो भाई साहब ये अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर चिपके हैं। पहला आंसर तो यही है। राइबोसोम कहां है सेल में? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हैं और खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका पर स्थित है। ये जो राइबोसोम है ये बनते कहां हैं? तो भाई साहब ये बनते हैं केंद्रिका में बनते हैं। कहां बनते हैं? बनते तो केंद्रिका में है। केंद्रिका बोलते हैं न्यूक्लियोलस। केंद्र क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। और ये केंद्रिका में बनके चिपक कहां जाते हैं? आके अंतःप्रद्रव्य जालिका पे आकर क्या कर देते हैं? चिपक जाते हैं। ये जो राइबोसोम है, सुनना ध्यान से, इसमें 50% तो भाई साहब क्या है? प्रोटीन। और इसमें 50% क्या है? राइबोसोम में 50% प्रोटीन है और भैया 50% ये मिलके बने हैं किससे? आरएनए से मिलकर बने हैं, ठीक है ना। अब दूसरा सुनना भैया, हमारी कोशिका में ये प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। आएगा प्रोटीन का, और प्रोटीन का उत्पादन स्थल होने के कारण इस राइबोसोम को बहुत ज्यादा पेपर में आता है। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अच्छा, प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? तब भी आंसर क्या है? राइबोसोम है। क्या आंसर है इसका? राइबोसोम है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो भैया राइबोसोम है ये अमीनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कह सकते हो। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? राइबोसोम। अभी बताया था कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। और 2 प्रकार में भाई साहब पहला कौन सा है? 70S और दूसरा कौन सा है? 80S। अच्छा, 70S जो राइबोसोम है, ये जो 70S राइबोसोम है ये भाई साहब 2 भागों में टूटता है। कितने भागों में टूटता है? 2। एक भाई साहब है 50S और दूसरा कितना है? 30S। ये 30 और 50 होता कितना है? 80। लेकिन याद कर लेना इसको भाई साहब, ये 70S राइबोसोम 2 भागों में टूटता है, 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम। उसके बाद भैया आता है 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम 2 भागों में टूटता है, एक तो भैया 60S राइबोसोम और दूसरा क्या है? 40S राइबोसोम में टूटता है। तो राइबोसोम कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? ठीक है ना। अच्छा, ये जो राइबोसोम है इस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है। झिल्ली का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन। तो इस राइबोसोम में किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती है। तो मेम्ब्रेन किसमें नहीं पाई जाती है? राइबोसोम में नहीं पाई जाती है। अब ध्यान सुनना भैया फिर से, राइबोसोम की खोज किसने की है? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, ठीक है ना। राइबोसोम जंतु कोशिका में कौन खोजा है? पैलाडे, ठीक है ना। राइबोसोम जो है ये बनते कहां हैं? केंद्रिका में। कहां बनते हैं? ये 50% प्रोटीन और 50% आरएनए से बने हैं, ठीक है भैया। इसके बाद भैया ये राइबोसोम केंद्रिका में बनने के बाद कहां आके चिपक जाएंगे? अंतःप्रद्रव्य जालिका पर। और अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की है? KR पोर्टर। अच्छा, किस कोशिकांग को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अच्छा, किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कितने प्रकार का है? 70S और 80S। 70S कितने टूटेगा? 50S और 30S। और 80S टूटेगा 60S राइबोसोम और 40S राइबोसोम में टूटता है। कोई समस्या इतनी बात में? ठीक है। इसके बाद भैया, इसके बाद जो कोशिकांग है इसका नाम है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम भाई साहब क्या है? सुनना ध्यान से। ये लाइसोसोम जो है ये पहला पॉइंट तो बहुत सरल सा पॉइंट है, ये केवल कहां बैठा है? ये पौधों में पाया नहीं जाता। ये केवल कहां है? जंतु कोशिका में है। राइबोसोम की ये सॉरी लाइसोसोम की खोज की है डी डवे ने। इसकी खोज किसने की है? डी डवे ने की है, ठीक है ना। अच्छा, अगला सुनना भैया, इसमें हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें
हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये हाइड्रोलिक एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं, इन एंजाइम्स का सुनना ध्यान से, इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं इनकी संख्या कितनी है? 24 है, ठीक है ना। अच्छा, 24 एंजाइम हो गए, ध्यान सुनना, 24 एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं एंजाइम का पैकेट। तो सुनना, किस कोशिकांग को एंजाइम का पैकेट कहते हैं? अच्छा, ताला चाबी जानते हो क्या होता है? एक चाबी से एक ही ताला खुलता है, घर के सारे ताले एक ही चाबी से खुल जाते हैं? एक चाबी से एक ताला। अब दूसरी बात सुनना, इसी प्रकार ये जो एंजाइम है, एक एंजाइम एक फूड प्रोडक्ट को तोड़ता है, यानी एक एंजाइम एक खाद्य पदार्थ को तोड़ता है। और जब एक एंजाइम एक खाद्य पदार्थ को तोड़ता है, जिस प्रकार एक चाबी से एक ताला खुलता है, इसी कारण से इसे लॉक एंड की ऑफ द सेल कहा जाता है। तो लॉक एंड की ऑफ द सेल किसे कहते हैं? एंजाइम का पैकेट किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई साहब, जिस ये 24 एंजाइम जो हैं, ये एक एंजाइम अलग अलग खाद्य पदार्थ को तोड़ने का काम करता है, ठीक है ना, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लॉक एंड की ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है ना। इसके ल्यूमेन का पीएच स्तर कितना है? इसके अंदर ल्यूमेन का पीएच स्तर ये भैया 4.5 से 5 तक होता है, यानी कैसा है ये? अम्लीय है। कैसा है? तो कैसा है? अम्लीय है, ठीक है ना। इसमें एक एंजाइम अलग से पाया जाता है, इस अलग से पाए जाने वाले एंजाइम का नाम है हाइड्रोलेज एंजाइम। ये भाई साहब बिल्कुल रट लेना, जब अभी आपको पढ़ाएंगे ना अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियां, उसमें एंजाइम हार्मोन पढ़ाएंगे, तो भाई साहब इसको याद रखना, ये दोबारा पढ़ाया जाएगा। क्या नाम है इसका? हाइड्रोलेज एंजाइम। और ये हाइड्रोलेज एंजाइम कहाँ है? लाइसोसोम में है। हाइड्रोलेज एंजाइम कहाँ है? लाइसोसोम में है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कोई समस्या? अच्छा, अब दूसरी बात सुनना भैया, ये जो लाइसोसोम है, ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम भोजन को तोड़ने का काम कर रहा है। अभी तो बताया एंजाइम का काम क्या है? भोजन को पचाने में सहायता करना। और भोजन को कैसे पचा रहे हैं? तोड़ रहे हैं। जब तक भोजन टूटेगा नहीं, टूटने का मतलब क्या है? जो हमने भोजन किया है वो कैसा है? जटिल है, उसे कैसा बनाना है? सरल बनाना है। जो हमने भोजन खाने वाले हैं वो भोजन जल में अघुलनशील है, उसे कैसा बनाना है? घुलनशील। और जब घुलनशील बन जाएगा, जटिल से सरल बन जाएगा, तब ही हम उसको क्या कर पाएंगे? निचोड़ के ऊर्जा वाली चीजें निकाल पाएंगे। और जब ऊर्जा वाली चीजें निकल पाएंगी, तभी हमें शरीर क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान कौन निभा रहा है? लाइसोसोम। यानी भोजन को तोड़ने में, गलाने में, सड़ाने में कोशिका का कौन सा आर्गन लगा पड़ा है? और हमारे शरीर का कौन सा आर्गन है? तो हो गया स्टमक, जहां एचसीएल बैठा है। ये पढ़ाएंगे भी आगे। तो ये हो गया लाइसोसोम। इसे डाइजेस्टिव बॉक्स कहते हैं। किसे कह रहे हैं? लाइसोसोम। किसे कहते हैं? अच्छा, डाइजेस्टिव बॉक्स क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? क्योंकि भाई साहब ये क्या कर रहा है? पचाने में सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है? पचाने में सहायता कर रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट सुनना भैया। अब जैसे कि लाइसोसोम को अगर कुछ भी डाइजेशन के लिए ना मिले, लाइसोसोम को अगर कुछ भी डाइजेशन के लिए ना मिले, तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम लाइसोसोम की आउटर लेयर को काट देते हैं। इधर देखना भाई साहब, ये लाइसोसोम इस प्रकार का होता है। ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम क्या है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और लाइसोसोम को अगर कुछ, लाइसोसोम के एंजाइम्स को अगर खाने को नहीं मिलेगा, काटने को नहीं मिलेगा, तो ये अपनी ही आउटर लेयर क्या कर देते हैं? काट लेते हैं, खा लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार से पूरे सेल में ब्लास्ट हो जाता है। और इसी प्रकार इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली। इसे क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली। इसे बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसे क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। फिर सुनना भैया, एंजाइम का पैकेट किसे कहते हैं? लाइसोसोम, ठीक है ना। लॉक एंड की ऑफ द सेल किसे कहते हैं? लाइसोसोम। खोजकर्ता कौन है? डी डबे, ठीक है ना। इसका पीएच स्तर कितना है? 4.5, ठीक है। इसके बाद भैया सुसाइड बैग ऑफ द सेल या कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। और इसके बाद क्या लिखा है? इसे क्या कहते हैं? इसे डाइजेस्टिव बॉक्स भी कहते हैं। इन सब का आंसर क्या है? लाइसोसोम है। इन सब का एक आंसर है, वो क्या है?
लाइसोसोम है।